नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी यही सच है। कानपुर। सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बालक के झुंड दिखाई दिए तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया यहाँ खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूँ। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी हुई हैं, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण में उन्हें देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नज़र से कपड़े देखती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही, इन्हें ठीक ही कर लेती, पर मन नहीं करता, फिर बंद कर दिया। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया। फिर यह कोई आज ही की तो बात नहीं। हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके आता है और मैं हूँ कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। उसके बाद लाख कोशिशें करके भी तो किसी काम में मन नहीं लगा पाती। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय भी बहुत अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर यह बात उसे कैसे समझाऊं। मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगी, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नजरें घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है, वह आया वह आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है। आंटी आंटी, हमें कहानी सुनाओगी? नहीं, अभी नहीं, पीछे आना, मैंने रुखाई से जवाब दिया। भाग जाती है। यह मिसेस मेहता भी एक ही है। यूँ तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्चों को जब तब मेरा सिर खाने भेज देती हैं। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ ही लेते हैं, पर वे तो बेहद अकड़ू मालूम होती है। अच्छा ही है, ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आज़ादी से घूम फिर सकती थी? खट खट, वही परिचित पदध्वनि। लो, आ गया संजय। मैं बरबसी अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। मैं देखती हूँ, पर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज हो? रजनीगंधा की महक से सारा घर कमरा महकने लगा। मुझे क्या करना है नाराज होकर, रुखाई से मैं कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ थोड़ी ऊपर उठाकर कहता है, तुम ही बताओ क्या करता? क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसाता, बहुत कोशिश करके भी नहीं उठ पाया। सबको नाराज करके आना अच्छा तो नहीं लगता। इच्छा होती है कह दूं, तुम्हारे दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरा मानने की चिंता है, बस मेरी ही नहीं है। पर कुछ कह नहीं पाती। एकटक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। कोई और समय होता तो मैं अपने आंचल से इन्हें पहुँच देती, पर आज नहीं। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही हैं, पर मैं क्या करूँ? तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल से लाने लगा। मुझे उसकी इस बात पर गुस्सा आया। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड़ दुलार दिखलाएगा। वह जानता जो है कि इसके आगे मेरा क्रोध नहीं टिक पाता। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है। फूल सजाने में वह कितना कुशल है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद है, तो उसने नियम ही बना लिया, हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता। अब तो मुझे जैसी इसकी आदत ही हो गई है। एक दिन भी कमरे में फूल ना रहे तो पढ़ने में मन नहीं लगता, ना सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं। थोड़ी देर में हम घूमने निकल गए। एकाएक ही मुझे इरा के पत्र की बात याद आ गई, जो बात सुनने के लिए मैं सवेरे से ही आतुर थी। इस गुस्सेबाजी में जाने कैसे उसे भूल गई। सुनो, इरा ने लिखा है, किसी दिन मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। कहाँ, कलकत्ता से? कुछ याद करते हुए संजय पूछता है और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है, यदि तुम्हें वहाँ जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा दीपा, मज़ा आ जाए। हम सड़क पर हैं, नहीं तो अवश्य उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों मुझे इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊं, उससे दूर? तभी सुनाई देता है, तुम्हें यह जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूं, हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज की किचकिच से तो मेरा मन ऊब गया है। कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी शामें कितनी वीरान हो जाएंगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक मुझे लगने लगा रात बड़ी सुहावनी हो चली है। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर जाकर बैठ जाते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता है।
और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे देखती हूँ और देखती ही रहती हूँ। वह चुप हो जाता है तो मैं बोलने लगी, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है, पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या पूछते होंगे, मेरे लिए तो यह पहला ही मौका है। वह खिलखिला के हंस पड़ा। तुम भी एक मूर्ख हो, घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है, क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत दमा दी। फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र है, वहाँ किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना जाकर, पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ इरा छोड़कर मैं किसी को जानती भी नहीं। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है। मैं असहाय सी हो उठी। और किसी को नहीं जानती? फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछा। निशित भी तो वही है। होगा, मुझे क्या करना है? मैंने एकदम भन्ना कर जवाब दिया। पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि वह अब यही बात कहेगा। कुछ नहीं करना? वह मुझे छेड़ने लगा और मैं भभक पड़ी। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझे मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। पर मेरा तो मूड खराब हो गया। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झपट कर हाथ हटा देती हूँ। कमरे में लौटकर उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं है। पर वह बैठा नहीं, चला गया। मैं बाहर बालकनी से निकलकर उसे देखती रही। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो गया। मैं उधर देखती ही रही, निरुद्देश्य सी खोई खोई सी। फिर आकर पढ़ने बैठ गई। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को ही निहारती रहती हैं। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं है, मानो संजय की अनेक आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं, दुलार रही हैं। मैं जानती हूँ कि संजय का मन निशित को लेकर जब तब सशंकित होता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशित से नफरत करती हूँ। उसकी याद मात्र से ही मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? निरा बचपना, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। फिर अब तो सब जैसे बेवकूफ़ी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थी, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थी जिसने यौवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया था। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशित को भूल गई। मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगी। पर संजय को जब तब निशित की बात को लेकर व्यर्थ ही खिन उठता है। मेरे कुछ कहने पर खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर मैं जानती हूँ वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का भविष्य, मेरी अनेक योजनाओं का एक सच। मन कहता है कि संजय से कहूं कि मैं केवल तुम्ही से प्यार करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। तुम ही मेरा प्यार हो, यही सच है। निशित का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। कानपुर, परसों मुझे कलकत्ता जाना है। बड़ा डर लग रहा है, कैसे क्या होगा। मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो? संजय को कह रही हूँ कि वह भी साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू। अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ, यूँ अकेली घूम फिर भी लेती हूँ तो संजय सोचता है कि मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर सच बड़ा डर लग रहा है। बार बार मैं यह मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई और मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी। कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक। पर इंटरव्यू का भय मादकता से भरे इस स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देता है। काश संजय मेरे साथ चल पाता। कलकत्ता। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र सा भय मेरे मन को घेर लेता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं इरा को ढूंढती हूँ, पर वह कहीं दिखाई नहीं दी। नीचे उतरने के बजाय खिड़की से मैं दूर दूर तक नजरें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश दिया। मैं नीचे उतर पड़ी। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ गई। तभी किसी के हाथ के स्पर्श में बुरी तरह चौंक उठी। पीछे देखा तो इरा खड़ी है, रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती है, उफ, तुझे ना देखकर मैं घबरा गई थी। तुम्हारे घर कैसे पहुंचूंगी? बाहर आकर हमने टैक्सी की, अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई थी। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुंचती है, हुगली के जल की स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन में ताजगी भर देती हैं। इरा मुझे इस पुल की विशेषता बताती है। उसके बाद बहुत सी भीड़ भाड़ सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतें, चारों ओर के वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का अनुभव होता है। कहाँ पटना, कहाँ कानपुर और कहाँ यह कलकत्ता। मैंने तो आज तक कभी बड़े शहर देखे ही नहीं। सारी भीड़ को चीरकर हम रेड रोड पर आ जाते हैं।
मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान। क्यों इरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा। तू और डर? हम जैसे डरे तो कोई बात है। जिसने अपना कैरियर, सारा कैरियर अपने आप बनाया, उस वह भला इंटरव्यू से डर रहे हैं? फिर देर तक वह हंसती रही। अच्छा, भैया भाभी तो पटना में ही होंगे, जाती है कभी उनके पास? कानपुर आने के बाद एक ही बार गई थी, कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई इस विषय पर बात करे। मैं मौन ही रही। इरा का छोटा सा घर सुंदर ढंग से सजाया हुआ था। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ, वे होते तो कुछ मदद ही करते, पर फिर एकाएक लगा कि उनकी अनुपस्थिति में मैं शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। शाम को इरा मुझे कॉफी हाउस ले गई कि अचानक मुझे वहां निशित दिखाई दिया। मैंने सक पकाकर नजर घुमा ली, पर वह मेरी मेज पर आ पहुंचा। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ा, नमस्कार भी करना पड़ा, इरा का परिचय भी करवाना पड़ा। इरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। कब आई? आज सवेरे। अभी ठहरोगी? कहाँ ठहरी हो? इरा ने जवाब दिया, मैं देख रही हूँ निशित बहुत बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए। क्या शौक चल रहा है। उसका रंग स्याह पड़ गया, दुबला भी हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ गए। इरा को मन्नू की चिंता सता रही थी और मैं स्वयं भी घर पहुंचने की उतावली होती। कॉफी हाउस से धर्मतल्ला तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आया। इरा उससे बात कर रही थी मानो वह इरा का ही मित्र हो। उसने अपना पता समझा दिया और दूसरे दिन 9 बजे आने का वायदा करके चला गया। पूरे 3 साल बाद निशित का यूं मिलना, नहा चाहकर जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल गया। बहुत दुबला हो गया निशित, लगता है जैसे मन में कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। उसे मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं है सला रहा। कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों ना हो, पर एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों ना हो, पर मैं जानती हूँ यह झूठ है। यदि ऐसा ही है तो कौन उसे कहने गया था कि तुम मुझसे संबंध तोड़ लो? उसने अपनी इच्छा से यूं ही सब किया होगा। एकाएक मेरा मन कटु हो उठा। यही तो वह व्यक्ति है जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। ओह, क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जब वह मेज के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं। अच्छा, आए कल, तब उसे बता दूंगी मैं जल्दी संजय से विवाह करने वाली हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ और अब उससे घृणा करती हूँ, माफ़ भी नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ ना जाने क्यों मेरे मन में यह बात उठ रही थी कि 3 साल हो गए, अभी तक निशित ने विवाह नहीं किया। करे ना करे मुझे क्या वह आज भी मुझसे उम्मीद रखता है? मूर्ख कहीं का। नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। इरा कहती है कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं, फिर यह तो 300 का जॉब है। निशित सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से है और वह कहता है कि जैसे भी होगा वह काम मुझे दिलाकर ही मानेगा। कल मैंने सोचा था अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि वह मेरे पास ना आए। 8:45 बजे के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशित टहल रहा है। वही लंबे बाल, कुर्ता पजामा। वह समय से पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 बजे से पहले नहीं पहुंचता। समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं। उसे यूं चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हो गया। और जब वह आया तो मैं चाहकर भी कटु नहीं हो पाई। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा वह बड़ा प्रसन्न हुआ और वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। कैसे क्या करना होगा उसकी योजना भी बना डाली। बैठे बैठे फ़ोन से ऑफिस को सूचना भी दे दी कि आज वह ऑफिस नहीं आएगा। विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पा रही थी और नकार भी नहीं कर पा रही थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी। शाम को जब हम घर लौटते हैं मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं है, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। एकाएक मुझे संजय की याद आ गई। अच्छा, मैं चलता हूँ। यंत्र चालित मेरे हाथ भी जुड़ गए। वह लौट पड़ता है। मैं ठगी सी देखती रही। सोते समय मेरी आदत है कि संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ, किंतु आज ये वे फूल यहाँ नहीं है। घर बड़ा सूना सूना लग रहा था। पता नहीं इस समय संजय क्या कर रहा होगा। 3 दिन हो गए। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए थे वैसे नहीं दे पाई, पर निशित ने आकर बताया
कि मुझे मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है। मैं जानती थी यह सब निशित की वजह से हुआ है। मैंने देखा वह मुझसे ज़्यादा प्रसन्न है। वह किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने ना जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं उसके साथ, उसके पास? एक अजीब सी पुलक से मेरा तन मन सिहर उठा। वह ऐसा क्यों चाहता है? उसके ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वह केवल मेरे किए गए प्रति अन्याय प्रतिकार को भुलाने के लिए यह सब कर रहा हो। असंभव। मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूंगी। आज तो खुशी से पार्टी हो जाए। काम की बात के अलावा यह पहला वाक्य मैं उसके मुंह से सुनती हूँ। मैं इरा की ओर देखती हूँ। वह प्रस्ताव का समर्थन करके भी मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है। अकेले जाना मुझे कुछ अटपट सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब फिर भी मैंने मना नहीं किया। अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मुझे याद आता है कि निशित को नीला रंग बहुत पसंद है। मैंने नीली साड़ी पहनी, बड़े चाव से और सतर्कता से अपना प्रसाधन किया और बार बार अपने को टूकती हूँ। किसको रिझाने के लिए यह सब हो रहा है? यह तो निरा पागलपन है। सीढ़ियों पर निशित ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आज इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा। मुझे ऐसी बातें सुनने की जरा भी आदत नहीं है, क्योंकि संजय ने कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान नहीं दिया, ना ऐसी बातें कही, जबकि उसे पूरा अधिकार है ऐसा कहने का, और यह बिना अधिकार ऐसी बातें करे। पर जाने क्या है, मैं उस पर कभी नाराज नहीं हो पाती हूँ, बल्कि एक पुलक में सिरन महसूस करती हूँ। सच, संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है, पर उसने कभी ऐसी बातें नहीं की। पिछले 2.5 साल से मैं संजय के साथ रह रही हूँ। रोज शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द नहीं सुना। इसके बाद हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैंने सोचा कि आज मैं इसे संजय की बात बता दूंगी। स्काई रूम, निशित ने टैक्सी वाले को आदेश दिया। टुन की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बातें करने लगी। निशित बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श ना हो। आज भी मैं संजय की बात नहीं कह पा रही हूँ, चाहकर भी नहीं कह पा रही हूँ। अपनी इस विवशता पर मुझे खींच हो आती है कि मेरा मुंह खुल क्यों नहीं रहा। मुझे लगता है जैसे मैं कोई बड़ा अपराध कर रही हूँ। इतने में टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है। मैं जल्दी से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर हड़बड़ी से नीचे उतरती हूँ, मानो अंदर निशित मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। अजी, इधर से उतरना चाहिए कभी, टैक्सी वाला कहता है। मुझे अपनी गलती का भान हुआ। उधर निशित खड़ा है, इधर मैं, बीच में टैक्सी। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है। हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे तो मुझे देने चाहिए थे, पर अब क्या हो सकता है। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ चहल पहल, रौनक थी। मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मिट चुका था। मैं अपने को सबकी नज़रों से ऐसे बचाकर चलती हूँ मानो कोई अपराध कर रही हूँ। क्या सचमुच मुझसे कुछ अपराध हो रहा है? आमने सामने हम दोनों बैठे हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर देता है। हम दोनों के सामने बैरा कोल्ड कॉफ़ी के गिलास और खाने का कुछ सामान रखकर जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निशित कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन तक महसूस करती हूँ। मूर्ख कहीं का। वह सोचता है मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वह क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमागों पर छाई हुई थी, पर आज अवश्य ही यह बात आएगी। ना आए, यह कितना अस्वाभाविक है, पर नहीं, स्वाभाविक शायद नहीं। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया, उसे उलटकर देखने का साहस शायद हम दोनों में से किसी में नहीं। जो संबंध टूट गए हैं, टूट गए हैं। अचानक मुझे लगा कि उसने कुछ कहा। आपने कुछ कहा? नहीं तो मैं खिसिया गई। फिर वही मौन। खाने में मेरा मन जरा नहीं लग रहा था, पर यंत्र चालित सी मैं खा रही हूँ। शायद वह भी ऐसे ही खा रहा है। मुझे फिर लगता है कि उसके होंठ फड़के। अचानक उसने पूछा, दीपा, तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? वह पूछ ही क्यों नहीं लेता? मान लो यदि अचानक मुझे लगा कि उसके होंठ फड़क रहे हैं और पूछना चाहता हो, दीपा, तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? वह पूछ ही क्यों नहीं लेता? मान लो यदि पूछ ही ले तो क्या मैं उससे कहूंगी कि मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती, कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ? और एकाएक पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगा। पर यह क्या? असह्य, अपमानजनित पीड़ा, क्रोध, कटुता क्यों नहीं याद आती? मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के वे चित्र उभर कर आते, जब घंटों समय बैठ मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा करते थे। आज भी हम मौन हैं, एक दूसरे के निकट हैं, पर आज हम आत्मीयता के उन्हीं क्षणों में गुजर रहे हैं।
मैंने अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहा, नहीं नहीं, पर कॉफ़ी सिप करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाई। निशित ने मुझे बिल नहीं देने दिया। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ उसके हाथ से छू जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झंझना देना चाहती थी, पर वैसा अवसर नहीं आया। बिल वही देता है और मुझसे विरोध भी नहीं किया गया। मन में प्रचंड तूफान, पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठ गई। फिर वही मौन, वही दूरी। पर जाने क्या है कि मुझे लगता है कि निशित मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निशित मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर रख देता। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं। सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए सोना चाहती हूँ, पर निश्चित है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं खड़ा होता है। अपनी मजबूरी पर खींच खींच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहाँ भटकी थी कि कुछ भी नहीं बता पाई। शाम को निशित फिर अपने साथ लेक ले गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर पर काफी भीड़भाड़ और चहल पहल थी। यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी, मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ, नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ आतुरता फैलती जा रही है, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यों मैं ये कह गई। कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बताती थी कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह भी मुझसे प्रेम करता है। वह बहुत अच्छा है, पर मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही। बेबसी से मेरी आंखें छलछला गई। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती है। आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देते निशित कि आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ हो गया उसे भूलकर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशित, कह दो, कह दो। यह सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है। शायद मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के से ही मितभाषी जो हो। फिर भी कुछ सुनने की आतुरता के लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ। पर तुम्हारी नज़र लेक के पानी पर जमी हुई है, शांत, पूर्व। मन में उत्कट अभिलाषा होते हुए भी निशित की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया कि तुम स्टेशन मत आना। इरा आई थी और गाड़ी पर बैठाकर चली गई, या कहूँ कि मैंने ज़बरदस्ती ही उसे भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशित आएगा। विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेले ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी, शायद चलते समय कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए, देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निशित आ रहा है। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ। आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगा। बहुत थका हुआ लग रहा था, शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा। दौड़ता दौड़ता मुझे सी ऑफ करने यहाँ आ पहुँचा। मन करता है कुछ ऐसा करूँ जिससे उसकी सारी थकान दूर हो जाए। क्या करूँ? हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई ना? उसने अंदर झाँकते हुए पूछा। हाँ। पानी वानी तो है? हाँ। बिस्तर फैला लिया? मैं खींच पड़ी। वह शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएं देखती हूँ, मानो कुछ है उसके मन में, कुछ घुट रहा है, उसे मथ रहा है, कह नहीं पा रहा। वह क्यों नहीं कह देता? क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर लेता? आज भीड़ विशेष नहीं है। चारों तरफ नजर डालकर वह कहता है। मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नजर बार बार घड़ी पर हो रही है, जैसे समय सरक रहा है। मेरे मन में किसी गहरे अवसाद सा डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती है, कभी खींच। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गए। एक बार फिर हमारी नजरें मिलती हैं। ऊपर चढ़ जाओ, गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय मैं नजर आती हूँ। उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ, चढ़ा दिया ना, धीरे धीरे चढ़ जाऊंगी। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और तुम नीचे प्लेटफॉर्म पर। अब तो कुछ बोल दो। अच्छा, जाकर खबर कर देना। जैसे ही कुछ इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा, मैं तुम्हें सूचना दूंगा। मैंने कुछ नहीं बोला, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी। मेरी आंखें छलछला आईं। गाड़ी हल्के झटके के साथ सरकने लगी। वह गाड़ी के साथ साथ कदम आगे बढ़ाता गया और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठा। मन करता है चिल्ला पड़ूं। मैं सब समझ गई निशित, सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए, वह तुम्हारी इस शरीर स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ कह नहीं पाई। बस
चलते निशित को देखती भर रहती हूँ। गाड़ी की गति पकड़ते ही हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आंखें मूंद जाती हैं। मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफार्म के पीछे छूटता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियां धुंधली सी दिखाई देती हैं। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निशित के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का असफल सा प्रयास करती हूँ। गाड़ी प्लेटफार्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियां दिखाई देती है। धीरे धीरे सब कुछ पीछे छूट जाता है। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते समय सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उसे समझा दूंगी, कहूंगी, संजय, जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की किन अतुल गहराइयों में जमी हुई थी, इसका एहसास कलकत्ते में निशित से मिलकर फिर हो गया। याद आता है तुम निशित को लेकर सदैव संदिग्ध रहते थे। तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी, पर आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते, मैं हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल में स्वयं मैं इस भ्रम में थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर यह भ्रम अब हट चुका है। आज लग रहा है कि तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भावना है वह प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की थी। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया जब अपने पिता और निशित को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लग गया था। उस समय तुमने अपने स्नेहिल स्पर्श से मुझे जिला दिया था। मुझे क्षमा कर दो संजय और घर लौट जाओ। तुम्हें मुझे जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएंगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेंगी। आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूँ कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का प्रयास मात्र ही होता है। इस तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती रही कि मैं जाकर संजय से ये कहूँगी, वह कहूँगी, लेकिन जब लौटकर मैंने अपना कमरा खोला तो देखती हूँ कि सब कुछ ज्यों का त्यों है। सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझा गए हैं। कुछ फूल झड़कर जमीन पर इधर उधर बिखर गए हैं। आगे पड़ी तो देखा जमीन पर एक लिफाफा दिखाई दिया जिसमें संजय की लिखाई थी। खोला तो छोटा सा पत्र था। दीपा, तुमने तो कलकत्ता जाकर सूचना ही नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ। 5-6 दिन में लौट आऊँगा। तब तक तुम आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक हूँ कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। एक लंबी सांस ली। लगता है कि एक बड़ा बोझ हट गया। इस अवधि में मैं अपने आप को अच्छी तरह तैयार कर लूँगी। नहा धोकर सबसे पहले मैंने निशित को पत्र लिखा। उसकी उपस्थिति से जो हिचक मेरे होठ बंद किए हुए थी दूर रहकर अपने आप ही टूट गई। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा फिर भी मैं सब कुछ समझ गई। साथ ही यह भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी उस हरकत से बहुत दुखी हूँ, बहुत नाराज हुई, पर उसे देखते ही मेरा सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला कहाँ टिक पाता है। लौटी हूँ तब से ना जाने कैसी रंगीनी और मादकता मेरी आंखों के आगे छाई हुई है। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद करके मैं स्वयं पोस्ट करने जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो अनायास ही नज़र सूने फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदल कर सो जाती हूँ। कानपुर। आज निशित को पत्र लिखे 5वां दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज भी दोनों डाके निकल गई। जाने कैसे सूना सूना अनमना सा लग रहा है। सारा दिन किसी भी काम में जी नहीं लगा। क्यों नहीं लौटती तक से ही उसने उत्तर दे दिया। समझ में नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर जाकर बालकोनी में खड़ी हो गई। एकाएक ख्याल आया, पिछले 2.5 सालों से करीब इसी समय खड़ी होकर मैं संजय की प्रतीक्षा करती हूँ और आज मैं निशित के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ और दोनों में से कोई भी नहीं है। निर्दोषी सी कमरे में लौट पड़ती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी। लगता है यहीं बैठी रही तो दम घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैंने अपने आपको धकेल कर सड़क पर ले आई। शाम का धुंधलका मन का बोझ को और बढ़ा देता है। कहाँ जाऊँ। लगता है मेरी भटक तो मेहता साहब की आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ। इरा का तार था। नियुक्ति हो गई, बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी मैं खुश नहीं थी। यह खबर तो निशित भेजने वाला था। एकाएक ही मुझ में विचार आया, क्या जो कुछ मैं सोच रही हूँ वह मेरा भ्रम है, मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान नहीं। उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूं जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया। तभी सामने की घड़ी टन टन करके 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ कि संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे यह घड़ी घंटे सुनाकर मुझे संजय की याद दिला रही है। यह फहराते हुए हरे पर्दे, यह हरी बुक रैक, यह टेबल, यह फूलदान सभी तो संजय के लाए हुए हैं। मेज पर रखा यह पेन मुझे सालगिरह पर लाकर दिया था। अपनी चेतना को इन बिखरे सूत्रों को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर लेट जाती हूँ।
सामने रखा फूलदान का सूनापन मेरे मन का सूनापन और बढ़ा देता है। मैंने कसकर आंखें मूंद ली। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आया, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थीं। और उस जल की ओर देखते हुए निशित की आकृति उभर कर आती है। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। आखिर अगले दिन निशित का पत्र आ गया। धड़कते दिल से मैंने खोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुंच गई, यह जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही राग जी को फोन पर सूचना दे दी थी। उन्होंने बताया कि वह तार कर देंगी। ऑफिस की ओर से सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें यह काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर शुभेच्छु, निशित। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे लुप्त हो गए। रह जाता है केवल शेष फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने को शेष है। क्यों नहीं लिख दिया उसने? अभी क्या लिखेगा वह? दीपा। मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ तो रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है। एक क्षण में संज्ञा शून्य सी उसे देखती रह गई, मानो पहचानने की कोशिश करी। वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई सी चेतना लौटती है और विक्षिप्त सी दौड़कर मैं उससे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया? तुम पागल हो गई क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? मेरा स्वर टूट जाता है। अनायास ही आंखों से आंसू बह चले। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? मारो गोली काम को। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए? पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता। बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन पर छा गई। मुझे लगा यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था, और हम दोनों एक दूसरे को आलिंगन किए खड़े रहते हैं। ये मेरा मन कह रहा है, यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। तो यह कहानी थी यही सच है, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी।